हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम फार्मर प्रोटेस्ट के इशू को डिस्कस करने वाले हैं। इस इशू को हम जनरलाइज्ड और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। किसान इतने बड़े पैमाने पे रास्ते पर उतरकर आखिर क्यों आंदोलन कर रहा है? भारत में आज तक इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ है और ये इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी हिंसात्मक बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। उसके पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जानते हो तो हमारे अर्थव्यवस्था के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आते हैं एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी चीज़ें, यानी कि हमारे किसानों का प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, जैसे कि कपास से नए ड्रेसेस बनाना, सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल बनाना और आपकी 2 व्हीलर, मोबाइल, इन सब का प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। और तीसरा होता है हमारा टर्शरी सेक्टर, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाइयाँ लिखवा के लाते हो, साथ में चेकअप करवाते हो, तो वो हो गई एक सेवा। तो डॉक्टर्स हमको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो वो आता है टर्शरी सेक्टर में, यानी कि वो होता है सर्विस सेक्टर। तो ये हमारे 3 सेक्टर है। अब हमारी गवर्नमेंट ये तीनों बिलों को लाके प्राइमरी सेक्टर के ऊपर प्रहार कर रही है, यानी हमारे किसान भाइयों की कमर तोड़ना चाहती है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि किसान जिस खेती में काम करते हैं उस खेती से रिलेटेड है प्राइमरी सेक्टर। तो उस प्राइमरी सेक्टर को ही निशाना बनाया गया है इन तीनों बिल के द्वारा। ऐसा क्या है इन 3 बिलों में जिससे हमारे देश के किसानों को इसके विरोध में विवश होके इतनी ठंड में रास्तों पे सोना पड़ रहा है, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के सरकार के साथ जूझना पड़ रहा है? इन तीनों बिलों के बारे में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें यह जानना जरूरी है कि इन बिलों को पास कैसे किया जाता है। मान लीजिए अगर संसद यानी पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करवाना हो तो उससे पहले इन तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब वो बिल पास माना जाता है। जैसे कि बिल को पहले लोकसभा में पास करवाना पड़ता है, फिर उसको राज्यसभा में पास करवाना पड़ता है और फाइनली प्रेसिडेंट की साइन से वो बिल पूरे तरीके से पास माना जाता है। या फिर अगर वो बिल मनी बिल या फाइनेंशियल बिल नहीं होता है तो वो पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, यानी पहले वो राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद में फिर लोकसभा में जाएगा, उसके बाद में फाइनली वो प्रेसिडेंट की साइन के लिए जाएगा और प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तो वो बिल पास माना जाएगा। तो ये होती है एक नॉर्मल प्रोसीजर किसी भी बिल को पास करने के लिए। अगर वो मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल नहीं है तो वो राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है। अगर वो मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल है तो उसको पहले लोकसभा में ही लाना पड़ेगा। यह है एक नॉर्मल प्रोसीजर। तो आपने देखा कि किस तरीके से 3 स्टेजेस है बिल को पास करने की। अब पहली बात तो यह है कि इन तीनों बिलों को नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं लाया गया है, इनकी बैकडोर एंट्री करवाई गई है। बैकडोर एंट्री मतलब क्या? यानी कि इन तीनों बिलों को पिछले दरवाजे से चुपके से लाया गया है। क्लियरली अगर बताएं तो इन बिलों को ऑर्डिनेंस से लाया गया है। ऑर्डिनेंस ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होता है, जैसे कि पार्लियामेंट के अगर दोनों भी हाउसेस में से कोई भी हाउस सेशन में नहीं है तो उस वक्त ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। लेकिन अगर उस बिल का उतना महत्व हो या फिर वो बिल इतना अर्जेंट हो तो ये तीनों भी बिल इतने अर्जेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको ऑर्डिनेंस से लाया गया है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, और अध्यादेश देने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश से लाया जाता है तो उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना होता है। एक्चुअली ये पीरियड जो है वो 6 महीने और 6 हफ्ते होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो कोलैप्स हो जाता है। तीनों बिलों के नामों के बारे में पहले जानते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, और तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। पहले बिल में एपीएमसी के बारे में जानना जरूरी है। एपीएमसी माने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसे 1960 से 1970 के बीच लाया गया था, जिसमें सरकारी मंडियों का गठन किया गया था।
अलग अलग स्टेट्स ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए इन मंडियों को, इन सरकारी मंडियों को यानी मार्केट यार्ड्स को, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC के सरकारी मंडियों का इस्टेब्लिशमेंट किया था। और ये सरकारी मंडियाँ पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बहुत सफल रही और आज भी सफल ही है। किसान इन मंडियों में अपना अनाज बेच के बहुत खुश है और अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं। किसानों को APMC के सरकारी मंडियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि किसानों को इस साल उनके अनाज का कम से कम इतना दाम मिलेगा। जैसे कि इस साल गेहूं का दाम 1975 रुपये है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है, मतलब किसानों को हर साल ये आश्वासन रहता है कि उनका अनाज कम से कम इतने दामों में बेचा जाएगा। APMC मंडियों को क्यों लाया गया था? क्योंकि किसानों को उनकी अनाज का मुआवजा ठीक तरीके से नहीं मिलता था, इसलिए इन मंडियों को लाया गया था। जमींदार और साहूकार लोग उन्हें उनकी फसल का बहुत कम दाम देते थे और किसानों को अपनी जमीनें तक साहूकारों को बेचनी पड़ती थी। APMC की सरकारी मंडियां किसानों के लिए वरदान साबित हुई। उनको फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। अब ये जो बिल है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, इसमें यह लिखा हुआ है कि व्यापारी या फिर प्राइवेट मंडियां किसानों से उनका अनाज या फिर उनकी फसल खरीद सकती है। अब सरकार ये बोलती है कि ये जो पहला बिल है उससे हम APMC मंडियों में जो बिचौलिए यानी अड़तिये जो होते हैं उनको हटवाना चाहते हैं। सरकार का ये तर्क बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, लेकिन हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। मान लीजिए कि मैं APMC मंडी में, सरकारी मंडी में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे अड़तियों या फिर बिचौलियों से मिलना पड़ेगा। उनको अपना अनाज बेचना पड़ेगा जो कि 2% से 2.5% का कमीशन लेते हैं और फिर मेरे अनाज को किसी कंपनी को बेच देते हैं। तो सरकार बोल रही है कि ये जो अड़तिये या फिर बिचौलिए है, ये जो 2 से 2.5% का कमीशन लेते हैं, वो कमीशन अगर हट जाएगा तो किसानों की आय जो है वो बढ़ जाएगी। किसानों का मानना यह है कि अगर आप अड़तियों या फिर बिचौलियों को हटवाना चाहते हो तो प्राइवेट मंडियाँ यानी कि व्यापारी अगर हमारा माल खरीदते हैं तो ये कोई हल नहीं है। आप APMC मंडियाँ यानी कि सरकारी मंडियों को अच्छे से रेगुलेट करो। हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस जानते हैं कि APMC मंडियाँ और प्राइवेट मंडियों में क्या अंतर होगा। APMC मंडियों में एजेंट्स होते हैं जिनको अड़तिया या फिर बिचौलिया बोला जाता है, जो कि किसानों से धान खरीदते हैं या फिर अनाज या फिर फसल खरीदते हैं, तो वो लेते हैं 2 से 2.5% का कमीशन। APMC मंडियों में गवर्नमेंट के अच्छे खासे टैक्सेस लगते हैं। APMC मंडियाँ रेगुलेटेड होती है यानी कि उनके ऊपर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और यहाँ पे जो एजेंट्स यानी कि अड़तिया या फिर बिचौलिया होते हैं उनका एक लाइसेंस बनता है। अब अगर प्राइवेट मंडियाँ मार्केट में आती है यानी कि बड़े व्यापारी अगर मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे कोई एजेंट नहीं रहेगा, कोई टैक्सेस नहीं रहेंगे, तो इससे फार्मर की इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा? यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा, इसको कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी एजेंट को कोई भी लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे स्टेट को या फिर हमारे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आती है। किसानों को सबसे बड़ा डर यह है कि धीरे धीरे व्यापारी लोग यानी कि प्राइवेट मंडियाँ APMC मंडियों को खा जाएंगी, और जब APMC की मंडियाँ नहीं रहेंगी तो फिर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं रहेगा। जो मॉडल ये सरकार लाना चाहती है वो मॉडल पहले ही अमेरिका में फेल हो चुका है और अमेरिका में किसानों का सुसाइड रेट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। दूसरा जो बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। ये जो बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कि अगर कोई कंपनी आती है, वो कंपनी 10 या फिर 100 किसानों को बोलती है कि आप हमारी बिस्कुट की कंपनी के लिए आपके खेतों में गेहूं का प्रोडक्शन करो, और इसके लिए एक कीमत तय की जाती है जिस कीमत पे कंपनी को किसानों का गेहूं खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने लगेगी तो इसमें प्राइवेट कंपनीज बड़े बड़े लीगल एग्रीमेंट किसानों से साइन करवा के लेगी, जिसमें फसल उगने से पहले ही किसानों के फसलों के दाम तय किए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा गया हो जो किसानों को समझ में ना आए, जैसे कि आपकी गेहूं की क्वालिटी एकदम बढ़िया होनी चाहिए
ऐसा हो सकता है कि किसानों के आधे गेहूं की क्वालिटी अच्छी हो और आधे की खराब हो। तो उस वक्त कंपनी ने जो प्राइस तय किया था किसानों को उनके गेहूं के बदले में देने का, वो प्राइस किसानों को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि पार्ले कंपनी को गेहूं चाहिए बिस्कुट बनाने के लिए, तो किसानों के साथ पार्ले कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी जिसमें गेहूं का दाम 3,000 रुपये तय किया जाएगा। यहाँ पर गेहूं का दाम फसल लगाने से पहले ही तय किया जाएगा। अगर मार्केट में गेहूं का दाम बेचते वक्त 2,500 रुपये होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले किसानों को फायदा होगा। लेकिन अगर मार्केट में गेहूं का दाम बेचते वक्त 3,500 रुपये पर क्विंटल होगा तो उनको 500 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 3,000 रुपये का है और मार्केट में प्राइस चल रहा है 3,500 रुपये का। तो किसान मार्केट में जाके अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कंपनी के पास अपने लॉयर्स की टीम होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट बनाते वक्त कुछ ऐसे क्लॉज डाल सकते हैं जो कि किसानों को समझ में ना आए, जैसे कि गेहूं की क्वालिटी मैंने बताया। अगर गेहूं का शॉर्टेज भी हो जाए इंडिया में तो भी किसानों को उसी कंपनी को अपना गेहूं बेचना पड़ेगा। किसान तो 200-400 पेज का एग्रीमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ भी लिए तो हर एक क्लॉज को नहीं समझ पाएंगे और कंपनी के झांसे में आ जाएंगे और कंपनी किसानों का शोषण भी कर सकती है। तीसरा आता है हमारा इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट में मोटी मोटी तौर पे जमाखोरी को हरी झंडी दे दी गई है। मान लीजिए अगर बड़े व्यापारी छोटे किसानों से माल खरीद के बड़े बड़े गोडाउंस में माल स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो या फिर 2 साल के लिए, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर बड़े व्यापारी ये माल या फिर अनाज जब तक उनकी कीमतें दुगनी नहीं हो जाती तब तक उनका भंडारण कर सकती है। अब आप इस बात को समझिए कि ये चीज़ हम सब पर असर करने वाली है, ना सिर्फ किसानों पर। मान लीजिए कि एक बड़ा व्यापारी किसानों से बहुत बड़ी क्वांटिटी में गेहूं को खरीदता है 2,000 रुपये प्राइस पे, और वही व्यापारी उस गेहूं को 2 साल के लिए जमा करके रखता है, जिसको हम जमाखोरी बोलेंगे, या फिर उसका भंडारण करके रखता है जब तक उस गेहूं की कीमत 4,000 नहीं हो जाती। एक बार उस गेहूं की कीमत 4,000 हो जाएगी तो उसे कंपनियों को बेच देगा। अब अगर कंपनियों को गेहूं ज़्यादा दाम में मिल गया है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट भी महंगे ही रहेंगे। जैसे कि सुपरमार्केट में हम जो आटा लेने के लिए जाते हैं वो भी महंगा रहेगा, जो बिस्कुट हम खरीदेंगे वो भी महंगे रहेंगे, यहाँ तक कि दाल चावल सब कुछ महंगा हो सकता है भंडारण या फिर जमाखोरी के कारण। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए 2 सवाल बनते हैं, जैसे कि मनी बिल या फिर फाइनेंशियल जो बिल है वो क्या राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं लाया जा सकता। दूसरा सवाल यह है कि जब प्रेसिडेंट अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस निकालते हैं तो उसे कितने दिनों या फिर महीनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में से पास करवाना होता है?